हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव मेथडोलॉजीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ लिया था, SDLC पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ लिया था, और हमने ये जाना था कि वो ब्यूरोक्रेटिक है और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होता है, और एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड है, सीक्वेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड है। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव, अभी हमने स्टार्ट कर दिया था अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसमें हमने पढ़ा था डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट में। हमने पढ़ा था दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं बेसिकली, डेटा ओरिएंटेड और प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम्स। तो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम्स में डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर चलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट, और हमने ये जाना था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, जिसके बारे में हमने काफ़ी सेशंस में डिस्कस किया है, उन पर्टिकुलर सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स में जहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा सकता है, वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी यूज़ की जा सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटोटाइपिंग के बारे में, और प्रोटोटाइपिंग के बारे में ये पढ़ा था कि अगर मान लिया सपोज कहीं पर किसी सिस्टम के बारे में डिटेल्ड इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रिक्वायरमेंट पता नहीं है, तो वहाँ पर प्रोटोटाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग एक जनरल ऑब्जेक्टिव का पता होता है, प्रोटोटाइपिंग सिस्टम में क्या डेवलप करना है ब्रॉड वे में। और प्रोटोटाइपिंग जनरली जो होती है आपके डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने में, या ऐसे इक्विपमेंट डेवलप करने में जो हमने पहले कभी डेवलप नहीं किए, वहाँ से ये डिराइव की गई सॉफ्टवेयर में। तो यानी कई बार सॉफ्टवेयर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हमें उतनी ज़्यादा पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, हमें जनरल ऑब्जेक्टिव पता होता है, हम प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है मेथड डिराइव की गई है ब्रिजेस और बिल्डिंग को बनाने से। पहले बिल्डिंग और ब्रिजेस बनाई जाती थी और बड़ी तेज़ी से स्पीडअप किया जाता था, और वही चीज़ रैड में यूज़ होती है। रैड में प्लानिंग में बहुत कम एम्फेसिस होता है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। डेवलप करना है, रैड का मतलब है शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल हो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, यानी कि रैपिडली डेवलप करना है एप्लीकेशन को। इसमें डेवलपमेंट साइकिल ऑब्वियसली शॉर्ट होगी, छोटी डेवलपमेंट साइकिल होगी। ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, लेकिन इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट क्लियरली पता होनी चाहिए, स्कोप वेल डिफाइंड होगा। यानी प्रोटोटाइपिंग और ये इसमें ये अंतर होगा, प्रोटोटाइपिंग में रिक्वायरमेंट क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होगी, स्कोप वेल डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्योंकि हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो प्लानिंग में ज़्यादा के बारे में सोचना नहीं है और डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना है। तो चूंकि हमें प्लानिंग के बारे में नहीं सोचना है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, स्कोप वेल डिफाइंड होना चाहिए। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कुछ टेक्निक्स को लीवरेज करती है ताकि डेवलपमेंट साइकिल छोटा हो सके। अब इसमें क्या करती है, मल्टीपल स्मॉल टीम्स लगा देगी, छोटी छोटी टीम्स लगा देंगे, कई टीम्स लगा देंगे, छोटी छोटी टीम्स जो डेवलप करने में हेल्प करेगी। मॉड्यूलर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को बांट देंगे। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स डिप्लॉय कर देंगे, मतलब रैड प्रोटोटाइप्स भी होते हैं। अगर आप रैड प्रोटोटाइप्स भी एक वर्ड है, तो अब वो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स कर देंगे, यानी कि जो व्यूअर है उसे, जो यूज़र है उसे एक स्क्रीन दे देंगे, कहेंगे कि ये प्रोटोटाइप है, अब आप बताओ इसमें क्या क्या चेंज करने हैं। तो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप कहते हैं, इवोल्यूशन वो करता है फटाफट। ऑटोमेटेड टूल्स होंगे इसमें, डिज़ाइन वर्कशॉप्स होंगी। ऑटोमेटेड टूल नहीं होंगे तो देरी होगी। डिज़ाइन वर्कशॉप्स होंगी। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होता है, और इसमें 4th जनरेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और रिजिड टाइम फ्रेम होता है। रैड जब टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट सही अंडरस्टूड होनी चाहिए, स्कोप वेल डिफाइंड होना चाहिए, और डेवलपमेंट साइकिल शॉर्ट होता है, छोटा डेवलपमेंट साइकिल होता है। बेसिकली 4 स्टेजेस होती है। स्कोप डिफाइन होगा, स्कोप जैसे ही डिफाइन हुआ काम करना स्टार्ट। एक फंक्शनल डिज़ाइन का क्रिएशन करेंगे हम,
एक फंक्शनल डिज़ाइन फटाफट क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि फिजिबिलिटी स्टडी हो रही, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टडी हो रहा है, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनेगा। एक डिज़ाइन फेज भी लंबा है, लास्ट में जाकर फंक्शनल डिज़ाइन बनेगा। इसमें सीधे फंक्शनल डिज़ाइन बन जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन होगा और उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। रैड के जो आपके ड्रॉबैक्स ये हैं कि लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें अगर आप वहाँ पर आप रैड करने की कोशिश करेंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो मैसिव ह्यूमन रिसोर्स लगेगी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट, एक लेवल से बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही बेटर होती है। ये एक जॉइंट एफर्ट होता है कस्टमर और डेवलपर का। अगर कमिटमेंट कहीं से भी कम हुआ तो अप्रोच फेल हो जाती है, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर काम होना है, टाइम लिमिट के अंदर फिर काम नहीं होगा। ये मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। कई बार क्या होता है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं जहां क्वालिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। टाइम वहां पर महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस का मतलब ये है, मान लिया स्पेस में कोई रॉकेट जा रहा है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बन रहा है जो क्रिटिकल चीज़ के लिए, या हार्ट हॉस्पिटल के लिए जहाँ हार्ट पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए वो सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, तो वहाँ क्वालिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हार्ट को के या बॉडी के कोई ऑर्गन को मेजर करेगा हॉस्पिटल में, तो वहाँ क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। रैड में रैपिड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि छोटी टीम लगाओगे, मॉड्यूलर एप्लीकेशंस लगाओगे, एप्लीकेशन को मॉड्यूलर वे में डिवाइड कर दोगे और मॉड्यूलर एप्लीकेशंस डेवलप करोगे, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप करोगे, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करोगे, डिज़ाइन वर्कशॉप यूज़ करोगे, यानी ऑटोमेटेड चीज़ें, डिज़ाइन वर्कशॉप, ऑटोमेटेड टूल्स, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होगा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़ करोगे, रिजिड टाइम फ्रेम्स होंगे। ये टाइम फ्रेम्स है, इसमें करना है, तभी वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद आती है री इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग को री करना है, री इंजीनियरिंग यानी चोरी करना। बेसिकली हिंदुस्तान री इंजीनियरिंग में बहुत माहिर है। ड्रग्स के मामले में दुनिया में ड्रग्स जो बनते हैं वो उसका कंपाउंड देखता है और पीछे की सारी चीज़ें बना देता है। म्यूज़िक कैसेट दुनिया में बनते हैं, हिंदुस्तान पायरेट करके दे देता है। अब तो वैसे दुनिया में सब जगह होने लगा है, फ्री म्यूज़िक का ज़माना आ गया है, कोलैबोरेटिव कॉमन्स का ज़माना आ गया, म्यूज़िक जो है फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें। म्यूज़िक पर किसी का कॉपीराइट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडियंस री इंजीनियरिंग करने में मास्टर थे। इसीलिए प्रोडक्ट पेटेंट लाया गया कि प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते हैं, प्रोडक्ट ही 10 साल तक आप नहीं बना पाओगे। 10 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी, ड्रग कंपनी 10 साल तक 20 साल लगाती थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती थी, रिसर्च करती थी, ड्रग बनाती थी, मार्केट में आती थी, इंडियन उस ड्रग का देखते थे कि क्या है ये, और उसके बाद उसे दूसरी प्रोसेस से बना देते थे। कहते थे प्रोसेस हमने दूसरी प्रोसेस से बनाई, ये प्रोडक्ट दूसरी प्रोसेस से बना है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उन्हें करना नहीं पड़ता था। रिवर्स इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग कर देते थे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसी टाइप से री इंजीनियरिंग मतलब फिर से इंजीनियरिंग करना। ऐसा है कि ये जनरली कब स्टार्ट हुआ, जब ये 2000 से पहले ज़्यादा री इंजीनियरिंग का यूज़ होता था। 2000 के से पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते थे जो 15-20 साल पहले से डेवलप हो रहे होते थे। उन्हें लीगेसी एप्लीकेशंस कहा जाता था। वो एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो वो जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस कंपनीज थी वो सॉफ्टवेयर बहुत पहले से यूज़ कर रही हैं। 70s 80s से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 90s 2000 में आकर उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स अलग अलग टाइप के लीगेसी हैं और उन कई में मॉडिफिकेशन भी हुआ है। तो जो एप्लीकेशन उस टाइम पर डेवलप की थी वो उसमें स्ट्रक्चर्ड टेक्निक इवॉल्व नहीं हुई थी, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स वायलेट होती थी।
मतलब जो हमने SDLC पढ़ा है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ा है, उसकी टेक्निक्स वायलेट होती थी। और स्ट्रक्चर्ड टेक्निक से डेवलप नहीं हुआ था, तो जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग थी, उसकी कोड्स थे, वो स्टैंडर्डाइज कोड्स नहीं थे। तो ये इनको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम आती थी। जो मिशन, अगर मान लिया सपोज मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस एप्लीकेशंस हैं, तो नए सिस्टम्स में माइग्रेट करने में इनमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन क्या होता था कि पुराने एप्लीकेशन जो हैं, इनको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के थे, तो इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वेंडर सपोर्ट नहीं था, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग नॉलेज है ऑब्सलीट हो गई है। ऐसे केस में री इंजीनियरिंग अप्रोच सजेस्ट की जाती है, और ये उसी तरीके से होती है जैसे आप अपने पुराने घर को रीमॉडल करते हो और रीबिल्डिंग करते हो। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग बेसिकली 6 एक्टिविटी होती हैं उसमें। सबसे पहले इन्वेंटरी एनालिसिस। तो हमने क्या पढ़ा कि री इंजीनियरिंग है। री इंजीनियरिंग में क्या पुराने लेगेसी एप्लीकेशन से 10-15 साल के से पुराने से एप्लीकेशन चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आया, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड टेक्निक से डेवलप नहीं थे, और यानी कि स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ कोडिंग यूज़ नहीं किया गया था। माइग्रेट करना उन्हें डिफ़िकल्ट था। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में माइग्रेट करना उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट था। वो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस थे, मतलब कई केसेस में, मतलब मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल थे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पैकेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हुआ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो नए सिस्टम को माइग्रेट करना तो डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन सेम टाइम में ओल्ड एप्लीकेशंस, जो पुरानी एप्लीकेशंस थी, वो डिफ़िकल्ट हो गई, मेंटेन करना उन्हें डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, वेंडर सपोर्ट नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो अब हमने री इंजीनियरिंग अप्रोच स्टार्ट किया। तो री इंजीनियरिंग सपोर्ट में 6 एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में 6 एक्टिविटी की जाती है। जैसे पहला इन्वेंटरी एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेंटरी होनी चाहिए सारे एप्लीकेशंस की जो वो यूज़ कर रहा है। उसके अलावा सॉर्टेड होनी चाहिए, यानी कि डिटेल्स होनी चाहिए, साइज़ क्या है, कितनी पुरानी एप्लीकेशन है, एज क्या है, बिजनेस क्रिटिकलिटी क्या है, अगर ये एप्लीकेशन खराब हो गया, अनयूजेबल हो गया, ग्लिच आ गया, तो उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। तो हम एप्लीकेशन को सॉर्ट करते हैं कि बिजनेस क्रिटिकलिटी, एज, करंट मेंटेनेबिलिटी और जो दूसरे क्राइटेरिया हैं उनके अनुसार उनको सॉर्ट करते हैं, और उसके बाद री इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं। और ये एनालिसिस पीरियोडिक बेसिस में होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज जो मेंटेनेबल है, हो सकता है 1 साल बाद वो मेंटेनेबल नहीं। मतलब सॉफ्टवेयर तेजी से बढ़ा है। हमने मूर्स लॉ पढ़ा है, गॉर्डन मूर्स का मूर्स लॉ, कि सॉफ्टवेयर जो है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियली चेंजेस आते हैं, लीनियर चेंजेस नहीं आते। तो आज जो क्रिटिकल है, हो सकता है कल क्रिटिकल ना हो। तो हम उसकी इन्वेंटरी बनाएंगे, उसकी सॉर्ट करेंगे, क्योंकि उस बेसिस पर कि क्रिटिकल है कि नहीं, करंट मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं, और दूसरे क्राइटेरिया के अनुसार, और फिर देखेंगे कि किसको हमें री इंजीनियरिंग करना है। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। तो डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को रीस्ट्रक्चर करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लीगेसी जो एप्लीकेशन होते हैं, जो बाप दादाओं के एप्लीकेशन होते हैं, जो पुरानी एप्लीकेशन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कई बार होता है थोड़ा बहुत, और कई बार नहीं होता है, स्केची डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स तब तक डेवलप नहीं हुए थे, और वो हुए थे तो ट्रिकल डाउन नहीं हुए थे, वो जो लोगों को पता नहीं थे। डॉक्यूमेंटेशन एज अ साइंस सॉफ्टवेयर में नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ था, तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, या स्केची डॉक्यूमेंटेशन हो कि लीगेसी एप्लीकेशन में। लेकिन लार्ज एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि डॉक्यूमेंटेशन केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए, और सारे रिसोर्सेज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
तो डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। हम स्टैटिक एप्लीकेशन है देखेंगे या डायनेमिक एप्लीकेशन है। स्टैटिक एप्लीकेशन जो है स्टैटिक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हम उसको कोड्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, हमें चेंज करना नहीं है। सपोज़ मानो बड़ा एक अटेंडेंस सिस्टम है, उसमें ठीक काम करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वो बाबा आदम काल से चला रहा और बाबा अगले फ्यूचर तक चलता रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टैटिक एप्लीकेशन हो गया, उसमें करंट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि स्टैटिक है, उसका फिर बना लेंगे। वैसे बना लेना चाहिए लेकिन मिनिमम अगर स्टैटिक है तो उसका है, कोड है सामने, सारी चीज़ें। डायनेमिक एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मान लिया सब उस प्रोग्राम जैसे जैसे मॉडिफाई करेंगे वैसे वैसे उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्रिटिकल एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंटेशन को हम कंप्लीटली रीवर्क करना पड़ेगा, यानी जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल पैकेज है और बाकी HR के पैकेजेस हैं और पैकेजेस हैं, उनको कंप्लीटली रीवर्क करना पड़ेगा। इसके बाद होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यानी कि सबसे पहले इन्वेंट्री बनाई और उसमें देखा कि भाई ये एप्लीकेशन री इंजीनियरिंग के लिए है कि नहीं है, उसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग की, डॉक्यूमेंटेशन बनाया और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट की। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, बेसिकली चोरी करना है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, स्टैंडर्डाइज उसमें नहीं बोलना चाहिए। किसी के प्रोडक्ट को देखना है, किसी की देखना है कि या अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए कि चोरी करना नहीं, नकल करना है, और थोड़े अच्छे उसमें है स्टाइल को कॉपी करना है, ये कह सकते हैं। चोरी करना थोड़ा गलत वर्ड बोल दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग में आप क्या करोगे, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को एक्चुअल प्रोडक्ट से देखोगे और उसे ड्रॉ करोगे, मतलब उल्टा काम करोगे, जो प्रोडक्ट से डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में जाओगे। पहले क्या होता है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनती है और फिर प्रोडक्ट में जाता है। यहां पर क्या है, प्रोडक्ट में गए, उसका सोर्स कोड स्टडी किया और फिर उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनाया। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रोग्राम को सबसे पहले एनालाइज किया जाता है और फिर उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वर्कआउट किए जाते हैं। यानी कि पहले आप क्या करोगे, जैसे ड्रग कंपनी करती थी, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करती थी पहले, इंडियन कंपनी, जब प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था, वो प्रोडक्ट बना सकती थी। प्रोडक्ट का पेटेंट था ही नहीं, इंडिया लॉ था ही नहीं, प्रोसेस पेटेंट था, यानी कि उस प्रोसेस से नहीं बनाती थी। तो वो प्रोडक्ट देखती थी और फिर वो कहती थी इस प्रोसेस से नहीं बनाना, दूसरी प्रोसेस क्रिएट कर देती थी और कहती थी ये प्रोडक्ट बेच लेती थी धड़ल्ले से। लेकिन प्रोडक्ट पेटेंटिंग आई, उसने कहा 15 साल तक आप नहीं बना पाओगे। जब तक प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आएगा, कहीं वर्ल्ड में कहीं भी आएगा, उसके 15 साल तक वही कंपनी उसे बेचेगी। उसने रिसर्च किए, 15 साल तक उसे बेचेगी, ठीक है। उसके बाद आप 15 साल बाद पेटेंट खत्म हो जाएगा, फिर आप बनाते रहो। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि यही होता है कि पहले आप क्या है, प्रोडक्ट देखते हो, सोर्स कोड को देखते हो। तो ये प्रोसेस कैसे चलती है, आप ऑब्जेक्ट या एग्जीक्यूटेबल कोड्स को डिकम्पोज करते हो सोर्स कोड में और उससे प्रोग्राम को एनालाइज करते हो। तो यहाँ पर जो रिवर्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्ट यूज़ किया जाता है। और ब्लैक बॉक्स में हमने ये पढ़ा था कि उसमें इंटरनल वर्किंग उतनी पहले नहीं देखी जाती है, पहले फंक्शनैलिटी देखी जाती है टेस्ट डेटा डाल के, और उसके बाद पहले आप टेस्ट डेटा डालोगे, फंक्शनैलिटी देखोगे क्या क्या कर सकता है, उसके बाद एक लॉजिक बना लोगे और लॉजिक बना के फिर उसको उसके प्रोग्राम कोडिंग वगैरह वो स्टडी कर लोगे कि कोड्स कैसे हैं। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग का एडवांटेज ये है कि डेवलपमेंट सिस्टम को आप बड़ी तेज़ी से डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो, हाँ ये कोड्स हैं, ये स्टैंडर्डाइज वे में कोड्स नहीं किए हैं, उस कोड्स को स्टैंडर्डाइज वे में नई तरीके से बना सकते हो, कई कोड्स को कॉपी कर सकते हो एज इट इज़, और आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाती है कि ये कोड ये कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, ये लैंग्वेज यूज़ हुई है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये अवेयर होना चाहिए कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग को प्रोहिबिट करते हैं, और ऑब्वियसली प्रोहिबिट करेंगे। क्यों करते हैं? उनका ट्रेड सीक्रेट वायलेट होता है, उनकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पता चल जाती हैं। जैसे विंडो को आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी तो वो तो आप कल की डेट में बिल गेट्स का पूरा धंधा खा जाओगे। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करने में 6 एक्टिविटी होती है। पहले इन्वेंट्री एनालिसिस करोगे, फिर डॉक्यूमेंट को रीस्ट्रक्चर करोगे और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे। उसके बाद कोड रीस्ट्रक्चरिंग करोगे। सोर्स कोड आपने एनालाइज कर दिया, एक
लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आपने बना दिया है कि भाई ये डिफिकल्ट है मेंटेन करने के लिए, इसमें नॉन स्टैंडर्ड कोडिंग है। इन प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अब आपने कोड की रिस्ट्रक्चर कर दिया, अब डेटा की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। इस स्टेज में डेटा फाइल को रिव्यू किया जाएगा और रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, क्योंकि डेटा आर्किटेक्चर का प्रोग्राम आर्किटेक्चर में बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस होता है। डेटा आर्किटेक्चर की वजह से कई बार क्या होता है, कोड लेवल चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं प्रोग्राम में, एक डेटा आर्किटेक्चर होगा और एक प्रोग्राम आर्किटेक्चर होगा। तो जो डेटा आर्किटेक्चर है वो डेटा का आर्किटेक्चर बताएगा, प्रोग्राम आर्किटेक्चर है वो लॉजिक का आर्किटेक्चर बताएगा। तो आपको डेटा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और डेटा रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो प्रोग्राम आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस आएगा। उसके बाद फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करोगे। इस स्टेज में आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के स्टेज में क्या करोगे कि जो डिजाइन डिसाइड किया गया है रिवर्स इंजीनियरिंग स्टेज में, उसको आप एनालाइज करोगे, एनालाइज वैसे कर चुके हो, और फिर परफेक्ट करोगे। ये एक चीज और है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं असिस्टेंस के लिए। ऑटोमेटेड टूल्स जो है री इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं। तो यानी कि री इंजीनियरिंग क्या होती है? री इंजीनियरिंग ये होती है बाप दादाओं के सिस्टम्स हैं, वो 15-20 साल से पड़े हुए हैं। लीगेसी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, लीगेसी सिस्टम्स कहते हैं। वर्ड है, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो पुरानी लीगेसी सिस्टम्स हैं। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो क्योंकि ERP आ गया सब कुछ इन्होंने, तो लीगेसी सिस्टम्स कम होते हैं। पहले लीगेसी सिस्टम यानी बाप दादाओं के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो लीगेसी सिस्टम जो हैं लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, ये 15-20 साल से डेवलप होते थे और इनमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होता था। उस समय डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट टेक्निक्स नहीं आई थी, ट्रिकल डाउन नहीं हुई थी। तो इनको हमें माइग्रेट करना है, और पर्टिकुलरली जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन यानी कि मिशन के लिए क्रिटिकल एप्लीकेशन। मिशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, वर्ड बड़ा अजीब है, हर जगह जगह आपको मिलेगा। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, मिशन के लिए क्रिटिकल एप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसके लिए क्रिटिकल एप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजेशन ड्रग कंपनी है, उसका मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। हर कंपनी में जो फाइनेंशियल पैकेज होता है वो जनरली मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है, क्योंकि उसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। वो उस मिशन के लिए की जानकारी दे रहा है, तो वो उस मिशन के लिए क्रिटिकल एप्लीकेशन है। HR का मॉड्यूल भी जनरली मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में आता है, उतना क्रिटिकल नहीं होता है। क्रिटिकल एप्लीकेशन लेसर क्रिटिकल होता है, लेकिन फिर भी वो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में आएगा। तो आप क्या करोगे, री इंजीनियरिंग अप्रोच लगाओगे। री इंजीनियरिंग अप्रोच में 6 एक्टिविटी करोगे। पहले इन्वेंट्री का एनालिसिस करोगे, सारी इन्वेंट्री बनाओगे, बाप दादा के सिस्टम यानी लीगेसी सिस्टम्स उठाओगे, और उसके बाद उनकी इन्वेंट्री बनाओगे, एज, मेंटेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखकर, और फिर देखोगे किसको इंजीनियर करना है कि नहीं करना है, वर्थवाइल एफल है नहीं है, जो है ठीक है आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग करोगे, सबका डॉक्यूमेंट देखोगे, लीगेसी एप्लीकेशन में किसका डॉक्यूमेंट है किसका नहीं है। स्टैटिक एप्लीकेशंस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डायनेमिक एप्लीकेशन चेंजेस होते जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना पड़ेगा। क्रिटिकल एप्लीकेशन से, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, मिशन के लिए क्रिटिकल है, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कंप्लीटली रिवर्क करो उसको। इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, यानी कि अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए कॉपी करो कि भाई क्या है, फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट को देखो और देखो कैसा बना हुआ है, प्रोग्राम कैसा है। उसके बाद कोड की रिस्ट्रक्चरिंग करो और डेटा की रिस्ट्रक्चरिंग करो। कोड की रिस्ट्रक्चरिंग में कोड को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है। डेटा रिस्ट्रक्चरिंग में डेटा आर्किटेक्चर देखा जाता है। डाटा आर्किटेक्चर प्रोग्राम आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस करता है। फिर फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग कर दो। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग, पहले समझ लो कि क्या क्या है, और उसके बाद नई चीज़ बना दो। मतलब आपको वही ड्रग नहीं बनाना है, आपको जो ड्रग कंपनी है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करती हैं केवल, यानी कि ड्रग देखती हैं और पुरानी मेथड से देखती हैं कि ये जो है और उसको क्या कहते हैं बना देती है। लेकिन यहाँ आपको क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट दूसरा होगा,
यानी कि यहाँ पर एडवांस ड्रग्स बनेगा, जो ड्रग है उसे बेटर ड्रग आपको बनाना है तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी, यानी पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो ये था री इंजीनियरिंग। और इसके बाद हमारी स्टडी में एक चीज़ दी हुई है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। क्यों दिया हुआ है इसका बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस किसी भी चीज़, किसी भी प्रोसेस का पार्ट हो सकता था, लेकिन इन्होंने अलग से दे रखा है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इन्होंने बोला कि एक फ्रेमवर्क है डेटा और प्रोसेस के लिए। मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, उसके जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, भले ही डेटा हो प्रोसेस हो, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क है और ये डेटा फ्लो डायग्राम में बेस्ड होता है। यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम जब आपके पास आता है उसके बाद आप स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस कर सकते हो। तो इस अप्रोच के क्या एडवांटेज हैं हमारी स्टडी कहती है, वो कहती है कि एफिशिएंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, डॉक्यूमेंटेशन आप आसानी से समझ सकते हो, कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करके इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा यूज़र और डेवलपर के बीच में, ऑटोमेशन इजी है, केस टूल सपोर्ट अवेलेबल होता है। और ड्रॉबैक्स जो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के ये बोला गया है कि टाइम इंटरवल जो है दो चीज़ों के बीच में रिप्रेजेंट नहीं होता है। जब डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हो तो टाइम इंटरवल ये पता नहीं चलता है। मतलब अगर इनपुट कोई कंकरेंट टास्क के लिए इनपुट है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कंडीशंस या सिलेक्शंस रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। यानी बेसिकली वही इसमें लिमिटेशंस हैं जो डेटा फ्लो डायग्राम में लिमिटेशन होती है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अलग से क्यों दिया हुआ है, दिया है हमारी स्टडी में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। मतलब आप इसको ये समझ लीजिए, एक डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम में कुछ कमियां होती हैं। उसमें ये नहीं होता है कि कब टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता है कि ये पहला होगा फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा इतनी देर बाद, ये और समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हो सकता है, डेटा फ्लो डायग्राम बन गया तो फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चल सकता है, फ्रेमवर्क बना पता चल सकता है, डेटा और प्रोसेस के का फ्रेमवर्क आप बना सकते हो। डेटा फ्लो डायग्राम अगर बन गया उसके बाद उसका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस कर सकते हो, केस टूल यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम आपके पास है, डॉक्यूमेंटेशन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती, कम्युनिकेशन टूल्स कौन से यूज़ करने यूज़र और डेवलपर के बीच में आपको समझ में आ जाता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है। तो यानी कि हमने सबसे पहले पढ़ा था डेटा ओरिएंटेड सिस्टम, हमने पढ़ा डेटा ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं और प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं। तो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेटा ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स होते हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। मतलब पहले स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, उसके बाद डेटा ओरिएंटेड सिस्टम्स आ गए थे, जिसमें डेटा ओरिएंटेड वेयरहाउसिंग, डेटा वेयरहाउसिंग के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लिया सपोज आपको पता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम क्या बनाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो आप फ्रीजी नहीं कर सकते। आपको इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रिक्वायरमेंट की डिटेल्स ही नहीं पता है, तो प्रोटोटाइपिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आपको सिस्टम स्पीडीली बनाना है, एक टाइम लिमिट है, तो रैड का यूज़ करोगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज़ करोगे। इसमें प्लानिंग कम से कम सोचोगे, डेवलपमेंट में ज़्यादा आपका ध्यान होगा। इसके बाद पुराने सिस्टम से, बाप दादाओं के सिस्टम से, लीगेसी सिस्टम से उनको ठीक करना है, री इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज़ करोगे। और फाइनली स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, आप स्ट्रक्चर्ड रूप में एनालिसिस करोगे। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अलग से क्यों दिया गया, लेकिन दिया गया हमारी स्टडी में, तो हमें पढ़ना है। अगले सेशन में हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक्स।